आमिर सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी सर खैर आफियत से होंगे। तो सर ब्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बजट को लेकर। तो बजट पहले 2 को आना था, अब 10 को चला गया है। तो क्या वजह है इसकी? क्या हुकूमत को कोई परेशानी दरपेश है? यकीनन मेरे ख्याल में तीन चीजें जो हैं वो बजट की राह में रुकावट है। एक तो आईएमएफ से बातचीत नहीं तय हो पा रही। जो गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है तनख्वाहदार तबके को, और जो बिजली सस्ती करना चाह रही है, वो चीजें अभी आईएमएफ से तय नहीं हो पा रही। गवर्नमेंट का मौकफ है कि हम पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए करके तो बिजली सस्ती कर लें और को तनख्वाहदार लोगों को टैक्स में रिलीफ दे दें। तो वो अभी मेरा ख्याल है चीजें आईएमएफ से तय नहीं हुई हैं। फिर शब आज बिलावल भी मिले हैं शहबाज शरीफ को। पिछले बजट में भी रौला था सिंध के पीएसडीपी का। जो पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं वो तरक्याती बजट बेतहाशा मांगते हैं, और पिछली दफा भी ये रौला पड़ गया था और बिलावल ने कहा था हम बजट पर वोट नहीं देंगे। तो आपके पीपल्स पार्टी के एमएनए ने एक बड़ा लंबा चौड़ा तरक्याती बजट का खाता बनाया हुआ है जो गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के एमएनए को इतना बड़ा तरक्याती बजट दे दिया जाए तो मुस्लिम लीग नून के एमएनए भी तरक्याती बजट बन मांगेंगे। गंडापुर ने कहा कि हम आईएमएफ के साथ नहीं बैठेंगे जब तक पीपल्स पार्टी की वो जब तक पीटीआई के मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम आईएमएफ के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। वो भी एक सेटबैक है फेडरल गवर्नमेंट को, और उन्होंने उसको सेटल करना है कि पीटीआई आकर आईएमएफ के साथ केपी की गवर्नमेंट बैठे, और आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हो उस पर चारों सूबों का साइन होने जरूरी होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। वो भी अभी जो गंडापुर जो है वो पीटीआई ने और इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया कि मेरी मंजूरी के बगैर बजट नहीं हो सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है वो पीटीआई बजट को एक वाइल्ड कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, जैसे इससे पहले माइंड एंड मिनरल बिल को वाइल्ड कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और आपको याद है सब ने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे माइंड एंड मिनरल बिल जो है वो इमरान खान की रिहाई का कार्ड है। जब तक इमरान खान की रिहाई ना हो माइंड एंड मिनरल बिल पर दस्तखत नहीं होने चाहिए। और फिर फौज ने माइंड एंड मिनरल बिल पर भी बात नहीं की और वो डूब गया, लेकिन फौज ने इमरान खान की रिहाई पर बात नहीं की। अब इनका ख्याल है कि हम बजट को इस्तेमाल कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, कि अगर केपी की गवर्नमेंट से बजट पे ताउन चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को तो पहले इमरान खान की रिहाई की बात करे, उसको बनीगाला शिफ्ट करे, कोई रिलीफ दे। गंडापुर भी कोई ना कोई रिलीफ मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बजट में ये तीन चार बड़ी सियासी मुश्किलात हैं। एक आईएमएफ की मुश्किल अपनी जगह मौजूद है, केपी गवर्नमेंट का अदम ताउन अपनी जगह मौजूद है, आईनी तौर पे उसको मौजूद होना चाहिए, और जो पीपल्स पार्टी के एमएनए पीएसडीपी मांग रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 2 से उसको 10 पे लेके गई है ताकि 8 दिन और मिले और एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिलकर इसको सेटल करेंगे। गंडापुर को तो एस्टेब्लिशमेंट सेटल करेगी, गवर्नमेंट तो नहीं सेटल कर सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी एस्टेब्लिशमेंट ही गारंटर है, और वो भी पीपल्स पार्टी को भी एस्टेब्लिशमेंट ही समझाएगी कि इतना कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट ने मिलकर निगोशिएट करना है, इसलिए 8 दिन आगे बजट लेके जाया गया। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे शेख वकास अकरम को ओहदे से हटाने के लिए खान साहब की जानिब से कहा गया था। फिर हमने देखा कि फौरन उस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तो ये क्या पार्टी बन रही है, क्या खिचड़ी बन रही है पार्टी? लेकिन शेख वकास अकरम तो कोई, मेरा मतलब है 26 नवंबर ना पिछले साल से पहले से वो केपी चले गए थे पेशावर, और सीएम हाउस में रहते थे। आप समझे 26 नवंबर का जब वो डी चौक वाला था उससे पहले ही वो पेशावर चले गए हुए थे, और वो तब पेशावर में ही मौजूद थे। उसके बाद वो इस्लामाबाद आए ही नहीं। आप देखें वो अगर नवंबर के शुरू में अक्टूबर में गए हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये मई का एंड है, अब वो आए हैं। तो 6 महीने से टेक्निकली वो पेशावर केपी में ही थे, और सब कह रहे थे कि वो और गंडापुर मिलकर ना उन्होंने केपी में ही कारोबार शुरू कर दिया है, वो केपी में ही बिजनेस कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी उनके बारे में ट्वीट्स किए कि, और भी लोगों ने कहा कि जी वो पेशावर से नहीं निकल रहे हैं। मेरे ख्याल में जब बहुत ज्यादा तनकीद बढ़ी तो आपको पता है इमरान खान के कान भर दिए जाए तो फिर वो एकदम एक्सप्लोड हो जाते हैं। उन्होंने कहा अगर वो नहीं आता तो रऊफ हसन को वापस निकल लगा दें, हालांकि पहले रऊफ हसन को बेइज्जत करके निकाला हुआ है। अब दोबारा रऊफ हसन को लगाने के लिए जब शेख वकास अकरम को पता लगा कि उनका ओहदा खतरे में है तो वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और उन्होंने कहा मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मेरी तो जमानत का रौला था ना, मैं वरना आपका जमानत का रौला था जब होता तो आप चले। मैं कहा गिरफ्तारी के खौफ से वो केपी बैठे हुए। तो मैं आप भी समझता हूँ वो वापस पेशावर चले जाया करेंगे। लेकिन पीटीआई में ये म्यूजिकल चेयर चली जाती है। जो पिछले हफ्ते जिन्नोद अकबर का था कि उससे इस्तीफा मांग लिया है, फिरोज हुई, कभी कहते हैं गंडापुर से इस्तीफा मांग लिया है, कभी कहते हैं शेख वकास अकरम से इस्तीफा मांग लिया है, कभी कहते हैं सलमान अकरम राजा से, कभी कहते हैं बैरिस्टर गौहर की छुट्टी। वहां किसी की इज्जत महफूज नहीं है।
कोई बंदा बाइज्जत तौर पर पीटीआई की तंजीम में या पीटीआई के किसी ओहदे पर काम नहीं कर सकता। आपने 4-6 महीने बाद बेइज्जत होना ही होना है, और वो बेइज्जती आपकी किस्मत में और नसीब में लिखी होती है, इससे आप बच नहीं सकते अगर आपके पास पीटीआई का कोई होता है। ये बेइज्जती तो लीमा खान की भी होती है, बेइज्जती तो सारों की होती है, और खान साहब इसको एंजॉय करते हैं। खान साहब इसको माइंड नहीं करते। उन्होंने अपनी पार्टी में ये कल्चर खुद रखा हुआ है कि लोग एक दूसरे को गालियां निकालें, एक दूसरे की टांगे खींचें, फिर वो खुद भी किसी को हटा देते हैं, किसी को लगा देते हैं, और लोगों को कहते हैं औकात में रखना और उनकी बेइज्जती करके रखना ताकि वो आगे से बोल ना सकें। तो ये पीटीआई का कल्चर है। शेख वकास अकरम भी इसी कल्चर का शिकार हुए, और उनको भी इसी कल्चर का शिकार है। उनकी आजकल बिस्ती सीजन शुरू हुआ है। पिछले हफ्ते जुनेद अकबर का बिस्ती सीजन शुरू था, उससे पहले एक और का सीजन शुरू था। ये बिस्ती सीजन पीटीआई में चलते रहते हैं। सर आपको क्या लगता है अगली बारी किसकी थी बड़ी? ये अल राबी बचाए किसकी बारी है, मेरा मतलब है कि वहां बारियां ऐसे लगती हैं जिसकी आप तवक्को नहीं करते, उसकी बारी आ जाती है। जिसके मतलब वह कौन गद्दार नहीं है, बैरिस्टर गौहर से लेकर सलमान अकरम राजा से लेकर अलीमा खान से लेकर गंडापुर से लेकर असद कैसर से लेकर किस आदमी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। और ये अली मोहम्मद खान से लेकर सब शहरयार अफरीदी से लेकर सभी गद्दार वक्तन फवक्तन डिक्लेयर हो चुके हैं। कोई ऐसा है जिसको गद्दार नहीं डिक्लेयर किया गया, जिसकी बेइज्जती नहीं हुई, जिसकी ट्रोलिंग नहीं हुई? सभी सब ने बेइज्जती करा के ही वहां रहना है। वहां बेइज्जती के बगैर तो आप रह नहीं सकते। पर क्या कल्चर है, खूब कह रही है। सर आगे जुनेद अकबर साहब का आपने जिक्र किया था, तो आगे बढ़ते हैं फिर। 26 को ड्रोन हमलों के खिलाफ पेशावर में सर एहतजाज किया जाएगा, तो इस एहतजाज को कैसे देखते हैं आप? मेरा नहीं ख्याल ये कोई कामयाब एहतजाज होगा। जुनैद क्या? अकबर के पहले भी जो एहतजाज हैं वो नाकाम ही रहे हैं। वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आते हैं। और मेरा मतलब है, मुश्किल पहले पिछले चंद दिन पहले तो गंडापुर ने ऐलान किया था कि अब एहतजाजी तहरीक की क़यादत मैं करूंगा। लेकिन जब फौज के खिलाफ एहतजाज करने की बारी आई तो बेचारे जुनैद अकबर को आगे कर देते हैं, फिर गंडापुर नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है गंडापुर से एहतजाज को नाकाम बनाएंगे, और जुनैद अकबर की ये जो होगा कि मैंने अपने आप को प्रूव करना है। आप दरअसल तो फौज के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई तो ये पोर्ट्रे कर रही है कि ये ड्रोन हमला फौज ने किया है। फौज का ये मौकफ है कि ये ड्रोन हमला हमने नहीं किया है, ये टीटीपी ने किया है या उधर से हुआ है। लेकिन टेक्निकली पीटीआई तो ये स्टांस ले रही है कि ये फौज ने किया और हम फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एहतजाज को इतना कामयाब होगा। बेचारे जुनैद अकबर को मजीद कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश है। ठीक हो गया नाज़रीन, तो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहबर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रह सकें।